1904 में न्यूयॉर्क अग्निशमन विभाग मैनहट्टन एडवेंचरर्स सोसाइटी में एक कमरे के कारण पहुंचा, जहां से बहुत अधिक धुआं निकल रहा था। हालांकि जब अग्निशामक आते हैं तो धुआं वापस अंदर चला जाता है। पुरुषों में से एक दरवाजे को छूता है और उसका हाथ जमने लगता है, इसलिए उसके साथियों को उसे खींचना पड़ता है। फिर अग्निशामक दरवाजा तोड़ देते हैं और हर जगह दर्जनों जमी हुई लाशें और बर्फ देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि फोनोग्राफ से एक अज्ञात भाषा बज रही होती है। बर्फ की स्पाइक्स के बीच कवच में एक रहस्यमय आकृति एक प्राचीन बुराई से युक्त एक गोला रखती है। जब अग्निशामक इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गोला खुल जाता है और सभी शव चकनाचूर हो जाते हैं। गोले के अंदर दो आंखें द्वेष से चमकती हैं। वर्तमान में कैली, उसका प्रेमी गैरी और उसके बच्चे फोबे और ट्रेवर पूर्णकालिक घोस्टबस्टर्स बनने के लिए समरविले से न्यूयॉर्क चले गए हैं। कैली घोस्टबस्टर टीम के पुराने सदस्यों में से एक की बेटी है, इसलिए यह एक पारिवारिक व्यवसाय बन गया है। एक भयानक भूत सीवर से भाग गया है और पूरे मैनहट्टन में परेशानी पैदा कर रहा है, इसलिए नई टीम कार में उसका पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि वह मैनहोल कवर वाले अन्य वाहनों को टक्कर मारता है। एक विशेष सीट खींची जाती है ताकि फोएबे भूत पर प्रोटॉन ब्लास्टर से गोली चला सके, लेकिन ड्राइविंग के कारण वह बहुत कुछ चूक जाती है और उसके शॉट विभिन्न इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार जब वे काफी करीब आ जाते हैं तो ट्रेवर एक रिमोट नियंत्रित जाल छोड़ता है, लेकिन यह अभी भी भूत को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आगे एक ड्रोन जाल निकलता है। कैली ड्रोन को भूत की ओर निर्देशित करता है और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लेता है। परिवार जश्न मनाता है और गैरी का ध्यान भटक जाता है, जिससे वह कार पर नियंत्रण खो देता है और शहर की साइकिलों के रैक से टकरा जाता है। सड़कों पर लोग अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और जल्द ही टीम समाचारों में दिखाई देती है। उनके द्वारा की गई क्षति को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए मेयर पैक ने टीम को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें शहर के लिए जो कुछ किया है उसके लिए डांटा और फोएबे को साथ लाने के लिए, जो अभी भी नाबालिग है। इसके बाद टीम मुख्यालय लौट आती है, जो वही कार्यालय है जिसमें पुराने घोस्टबस्टर्स काम करते थे। मेयर की धमकियों को याद करते हुए कैली और गैरी ने फैसला किया कि फोएबे को एक सामान्य जीवन जीना चाहिए और उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। फीबी इसे अच्छी तरह से नहीं लेती, लेकिन उसकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर गैरी और कैली ने भूत को अपनी रोकथाम इकाई में डाल दिया, जिसमें सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वे नहीं जानते कि क्यों। शुक्र है कि रोशनी हरी हो जाती है, जिसका अर्थ है कि भूत पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। इस बीच पुरानी घोस्टबस्टर टीम और पॉडकास्ट के रे का एक ऑनलाइन शो है। ऑरास्कोप का उपयोग करके वे रोजमर्रा की वस्तुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को मापते हैं ताकि बाद के जीवन से संबंध खोजने की कोशिश की जा सके। एक महिला अपने दिवंगत पति से एक घड़ी लाती है, लेकिन रे को कोई रीडिंग नहीं मिलती है और पॉडकास्ट उसे हथौड़े से तोड़ देता है। बाद में जब फोएबे मिलने आती है तो उससे पता चलता है कि उनकी दुकान में मार्शमेलो मैन के नाम से जानी जाने वाली छोटी संस्थाओं का एक समूह है जो उसके कमरे के चारों ओर घूम रहे हैं। वह सोचती है कि वे प्यारे हैं, लेकिन पॉडकास्ट एक को नष्ट कर देता है क्योंकि वह समझाता है कि वे एक प्लेग हैं। अचानक नदीम दुकान में प्रवेश करता है और उसके डिब्बे को देखकर ही सभी मार्शमेलो मैन डर के मारे छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बॉक्स में पारिवारिक प्राचीन वस्तुओं का एक गुच्छा है जिसे नदीम बेचना चाहता है और रे उस पर ग्लिफ को देखकर तुरंत गोला के बारे में उत्सुक हो जाता है। वह इस पर ऑरास्कोप का उपयोग करता है, लेकिन ऑर्ब द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा एक उछाल का कारण बनती है जो डिवाइस को तोड़ देती है और एक छोटे भूकंप को ट्रिगर करती है। एक ठंडी ऊर्जा को सड़क से गुजरते हुए और अंततः भूत कंटेनर से दीवार से टकराते हुए देखा जा सकता है। रे तुरंत गोला खरीद लेता है और नदीम जितनी जल्दी हो सके पैसे लेकर निकल जाता है। बाहर एक खाने की गाड़ी पर आग बिना किसी कारण के अचानक सामान्य से बड़ी हो जाती है। घोस्टबस्टर्स के मुख्यालय में गैरी को दीवार पर क्षति का पता चलता है और वह पिछली टीम के सचिव जेनाइन को बुलाता है, जो इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ भेजने का वादा करता है। ऊपर ट्रेवर ने देखा कि छत से कुछ हरा कीचड़ रिस रहा है और वह जांच करने के लिए अटारी में जाता है। उसे खाने की खाली पैकेजिंग का ढेर मिलता है जो नीचे झपकी के रूप में हिलता है, इसलिए वह करीब से देखता है और स्लिमर को देखकर चौंक जाता है, जो बाहर कूदता है, ट्रेवर के माध्यम से उड़ता है और दीवार से होकर भाग जाता है। कुछ समय बाद टीम को एक भूत की चेतावनी मिलती है और वह एक मिशन पर निकल जाती है, लेकिन वे फोएबे को लेने से इनकार कर देते हैं। वह अकेले शतरंज खेलने के लिए पार्क में जाती है, लेकिन अचानक मोहरें अपने आप हिलने लगती हैं। मेलोडी नाम की एक भूत प्रकट होती है और उसकी आकृति ज्वाला में दिखती है क्योंकि वह आग में जलकर मर गई थी।
जब वे खेलते हैं तो मेलोडी स्वीकार करती है कि उसके पास जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि उसका काम अधूरा है। अगले दिन पैराबायोलॉजिस्ट लास क्षतिग्रस्त दीवार की जांच करने के लिए आते हैं और जब यूनिट हिलती है तो वे पुष्टि करते हैं कि भूत बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व घोस्टबस्टर विंस्टन रोकथाम इकाई का मूल डिजाइन लाता है जिसे कैली के दिवंगत पिता द्वारा बनाया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 40 वर्षों तक आध्यात्मिक कचरे को संकलित करने के बाद इकाई में जगह की कमी हो रही है। विंस्टन ने उन्हें ये भी बताया कि जिस विस्फोट के कारण भूकंप आया उसने एक दरार पैदा कर दी जो संभावित रूप से दूसरी तरफ प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकती है। चूंकि स्पष्ट रूप से यह इमारत लंबे समय तक नहीं टिकेगी, इसलिए विंस्टन टीम को एक गुप्त प्रयोगशाला में ले जाता है जहां वह पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर रखता है। अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सभी प्रकार के वैज्ञानिक यहां एकत्रित होते हैं। ट्रेवर को अपने दोस्त लकी से दोबारा मिलने का मौका मिलता है, जो वहां काम भी कर रहा है। जब भी रे को अलौकिक ऊर्जा वाली कोई वस्तु मिलती है तो वह उसे प्रयोगशाला में भेज देता है और लाज उन्हें एक मशीन में डाल देता है जो भूत को वस्तु से अलग कर देती है। एक गाइड के रूप में मूल डिजाइन का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बड़ी कंटेनर इकाई भी बनाई है, इसलिए उन्हें जाल के साथ भूत को मुख्यालय से ले जाना शुरू करना होगा। सभी भूतों को इकाई में नहीं रखा गया है, उनमें से कुछ को आगे के अध्ययन के लिए विशेष कोशिकाओं में रखा गया है। फीबी एक खोपड़ी को देखकर घबरा जाती है जबकि गैरी और कैली पीछे हट जाते हैं जब एक भूत शीशे पर उल्टी कर देता है। एक ऐसा स्वामी भी है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाना पसंद करता है। बाद में शाम को टीम को एक और मिशन मिलता है और वह फिर से फोएबे के बिना निकल जाती है। उसी समय दूसरी आपातकालीन कॉल आती है, इसलिए फोएबे और पॉडकास्ट वयस्कों की पीठ पीछे इसकी देखभाल करने जाते हैं। वे एक रेस्तरां में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि भूत मेलोडी है, इसलिए फीबी गोली चलाने की हिम्मत नहीं करती। मेलोडी तुरंत भाग जाता है और फोएबे बहुत देर से प्रतिक्रिया करता है, जिससे खिड़कियां टूट जाती हैं। इस बीच प्रयोगशाला में लाज और लकी रे की वस्तुओं के साथ काम कर रहे हैं। जब परिक्रमा की बारी आती है तो कोशिकाओं के सभी भूत परेशान महसूस करते हैं। मशीन स्पिरिट को निकालने में विफल हो जाती है और अचानक लैब में बिजली की आपूर्ति बढ़ जाती है। कुछ सेल खिड़कियां टूट जाती हैं और भूत भागने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस क्षण लाज बिजली और सब कुछ ठीक कर देता है, वापस सामान्य हो जाता है। फिर वह गोला पकड़ लेता है जिससे उसका हाथ जमना शुरू हो जाता है। लाज अपना हाथ खोने से ठीक पहले गोला गिरा देता है। कुछ क्षण बाद मेलोडी फोएबे से उसके कमरे में मिलने जाती है। फीबी उसे चारों ओर दिखाती है और मेलोडी नियंत्रण इकाई को लगभग छू लेती है, लेकिन ठीक समय पर रुक जाती है। मेलोडी कुछ मैचों के साथ भी खेलती रहती है, इसलिए फोएबे बताती है कि यही वह वस्तु है जो उसे इस दुनिया से जोड़ती है। ये पता चला कि इन माचिस से आग लगी जिससे उसका परिवार मर गया। प्रयोगशाला में ओब एक ठंडा विस्फोट भेजता है जो इकाई पर फिर से हमला करता है और शहर में बिजली बंद कर देता है। विस्फोट मेलोडी के पास होता है जो कहती है कि वह जितनी तेजी से काम कर सकती है कर रही है, लेकिन योजना के लिए फोएबे का उपयोग करने के बारे में झिझक रही है। अगले दिन ट्रेवर अटारी में एक जाल डालता है और प्रोटॉन ब्लास्टर तैयार करके छिपने से पहले उसे जंक फूड से ढक देता है। स्लिमर खाने के लिए बाहर आता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर उसे गोली मार सके, शहर में एक और भूकंप आ जाता है। टीम रोकथाम इकाई में पहुंचती है और दीवार में एक बड़ा छेद और पूरे स्थान पर बर्फ पाई जाती है। इसके बाद टीम प्रयोगशाला में लौटती है और उसे पता चलता है कि गोला भी जम रहा है। इसे एक उपकरण से पकड़कर लाज मार्शमेलो पुरुषों को गोला दिखाता है, जो इसके प्रति इतना आकर्षित महसूस करते हैं कि वे खिड़की पर छींटाकशी करते हैं। जाहिरा तौर पर गोला भूतों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। ये बहुत करीब आने पर कुछ उपकरणों को भी फ्रीज कर देता है। अधिक जानकारी के लिए उत्सुक लकी, ट्रेवर और लाज नदीम से मिलने जाते हैं, जो उन्हें अपनी दादी का विशेष कमरा दिखाता है। वहां बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जैसे कुछ अजीब सींग और शुरू से ही कवच। लाज को एहसास होता है कि कमरे में हर चीज पीतल से बनी है, जो भूतों को फंसा सकती है। जब तीनों नदीम पर ऑरास्कोप का उपयोग करते हैं तो एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है, इसलिए वे उसे अपने साथ प्रयोगशाला में ले आते हैं। नदीम को एक मशीन से जोड़ने के बाद पूर्व घोस्टबस्टर पीटर कुछ अजीब सवाल पूछना शुरू कर देता है। अचानक वह नदीम पर एक कलम फेंकता है, जो क्रोधित हो जाता है और पास की आग को बड़ा कर देता है। जैसे जैसे बहस शुरू होती है और पीटर अधिक पेन फेंकता है, नदीम का गुस्सा बढ़ता है और लौ भी बढ़ती है, जिसका अर्थ है कि उसके पास आग में हेरफेर करने की शक्ति है।
इस बीच पॉडकास्ट उस वीडियो की समीक्षा कर रहा है जो उसने प्रयोगशाला में लिया था और उसे पता चला कि कक्षा से एक अजीब प्राचीन भाषा निकल रही है। वह फोएबे और रे एक विशेषज्ञ से सलाह लेने का फैसला करते हैं और रे की पुरानी बाइक पर निकल पड़ते हैं। वे न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक वैज्ञानिक से बात करते हैं जो उन्हें एक पुरानी किताब पर नक्काशी दिखाते हुए वीडियो के शब्दों का अनुवाद करता है। सदियों पहले एक शक्ति पागल राजा ने गार्राका नामक एक शक्तिशाली इकाई से मदद मांगी थी, जिसकी एक नया हिमयुग लाने की अपनी योजना थी। नदीम के पूर्वज फायर मास्टर्स के नाम से जानी जाने वाली एक टीम थे, जिन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके गर्राका को घेरे में कैद किया और उन सींगों को चुरा लिया जिनसे उसे शक्ति मिलती थी। यदि गार्राका मुक्त हो जाता है तो न्यूयॉर्क को मौत की ठंड का अनुभव होगा, जो लोगों को भय से पैदा हुई ठंड से मारता है। वैज्ञानिक उन्हें पुरानी रिकॉर्डिंग वाले कुछ मोम सिलेंडर भी दिखाते हैं, जिनमें मैनहट्टन एडवेंचरस सोसाइटी का एक सिलेंडर भी शामिल है। उस समूह को अवशेष चुराना बहुत पसंद था और कई साल पहले उसने गोला खोलने की कोशिश की थी, जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। समूह रिकॉर्डिंग सुनता है और वीडियो से वही शब्द ढूंढता है। अचानक सिलेंडर हिलने लगता है और मशीन से उछलकर कूड़े के थैले में गिर जाता है, जिससे लाइब्रेरी के चारों ओर हलचल शुरू हो जाती है। टीम उसका पीछा करना शुरू कर देती है और जब रे अलमारियों के बीच चलता है तो उसे 80 के दशक की उसी लाइब्रेरी के भूत ने रोक दिया है। समूह बाहर भूत का पीछा करता है और उसे शेर की मूर्ति पर आराम करते हुए पाता है। रे उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शेर हिलना शुरू कर देता है क्योंकि भूत ने मूर्ति पर कब्जा करने के लिए बैग छोड़ दिया था। जैसे ही लोग घबराकर भागते हैं, फोएबे बाइक से एक प्रोटॉन ब्लास्ट लाता है और शेर को गोली मार देता है, जिससे वह फट जाता है। कुछ क्षण बाद पैक ने घोषणा की कि वह घोस्टबस्टर्स को बंद कर रहा है, जो पुराने दिनों से उसकी इच्छा रही है। फीबी विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन पैक का कहना है कि या तो यही होगा या जेल जाना होगा। शाम को टीम मुख्यालय लौटती है और पता चलता है कि उनके सभी उपकरण पुलिस ने ले लिए हैं। जबकि फोबे अपने माता पिता के साथ बहस करती है, रे नदीम को नियंत्रण कक्ष में हुए नुकसान को दिखाता है और उसे बताता है कि वह अगला फायर मास्टर है, इसलिए उसे दुनिया को बचाने के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की आवश्यकता है। पहला अभ्यास एक लौ को लाइटर से मोमबत्ती की ओर ले जाना है। जैसे ही नदीम अपना हाथ चलाता है, वैसे ही लौ भी चलती है, लेकिन यह अभी तक बहुत कुछ नहीं करती है। इस बीच फीबी फिर से पार्क में जाती है और मेलोडी से मिलती है। लड़कियां बातचीत करती हैं और बंधन में बंधती हैं, इसलिए फोएबे ने उसे एक विचार देते हुए स्वीकार किया कि वह एक भूत बनना चाहेगी। वे प्रयोगशाला में जाते हैं और फोएबे मशीन में प्रवेश करती है। फिर मेलोडी उसकी आत्मा को उसके शरीर से अस्थायी रूप से अलग करने के लिए उसे सक्रिय करती है। प्रक्रिया काम करती है, लेकिन मेलोडी माफी मांगती है और दुखी दिखती है। ये पता चला है कि वह गार्राका के लिए काम कर रही है, जो जीवित प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, केवल भूतों को। चूंकि उसे गोला खोलने के लिए एक जीवित व्यक्ति की आवश्यकता है, अब वह फीबी के भूत को नियंत्रित करके उससे शब्द कहलवा सकता है। पैक को तोड़ देता है और भूत पिज्जा पाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन अंत में स्लिमर उसे खा जाता है। उस क्षण बर्फ मुख्यालय भवन को ढकने लगती है। फोबे यूनिट रूम में जाती है और मेलोडी को ढूंढती है, जो कसम खाती है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और केवल अपने परिवार को देखना चाहती थी। गुस्से में फोएबे उसे दिखाती है कि कोई भी उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता, मेलोडी को इसे खुद में खोजना होगा। फिर गार्राका अंततः आता है और अधिक बर्फ की कीलों से सामने के दरवाजे को अवरुद्ध कर देता है। जैसे ही इमारत हिलने लगती है और अलग होने लगती है, घोस्टबस्टर्स एक ही समय में अपने सभी प्रोटॉन ब्लास्टर्स को गोली मार देते हैं, लेकिन गार्राका कुछ ही सेकंड में सभी धाराओं को रोक देता है। अचानक नदीम फायर मास्टर कवच पहने हुए प्रकट होता है और लौ को बुलाने के लिए लाइटर का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसने प्रशिक्षण में सभी तरल पदार्थ का उपयोग किया है। गार्राका लाइटर को पकड़ लेता है और विस्फोट करने से पहले उसे नष्ट कर देता है, जिससे फर्श में एक खाई बन जाती है और अधिक बर्फ की कीलें फंस जाती हैं। फिर गार्राका यूनिट से सभी भूतों को मुक्त करने के लिए एक मंत्र कहता है, जो आकाश में उड़ने के लिए एक विशाल ऊर्जा विस्फोट करता है। यूनिट के सभी भूत भाग जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। शहर को आतंकित कर रहा है, लेकिन फोएबे अब मेलोडी नहीं देख सकता। वह ऊपर जाती है और गार्राका पर अपना ब्लास्ट चलाती है, जो इस प्रबलित ऊर्जा को जमा नहीं कर सकता है, इसलिए वह इसके बजाय फोएबे पर फ्रॉस्ट फायर करता है। लड़की तुरंत शांत हो जाती है और गार्राका उसकी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी क्षण मेलोडी फिर से प्रकट होती है और अपना आखिरी मैच जलाती है।
अब नदीम एक आग का गोला बना सकता है जिसे वह गर्राका पर मारता है और तेज गर्मी कमरे में बर्फ को पिघला देती है, जिससे सभी को राहत मिलती है। फीबी अपने ब्लास्टर को फिर से गोली मार देती है और उसे अपने हाथों में इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद स्थिर खड़े रहने में परेशानी होती है, इसलिए उसका परिवार उसे पकड़ने में उसकी मदद करता है। जबकि प्रबलित विस्फोट और नदीम के आग के गोले का संयुक्त प्रयास गार्राका पर हावी हो जाता है, पॉडकास्ट कार तक पहुंचता है और ड्रोन जाल को छोड़ देता है। हालांकि मार्शमेलो मैन भी प्रयोगशाला से भाग गए हैं और उनके साथ खिलवाड़ किया है, जिससे उन्होंने जाल पर नियंत्रण खो दिया है और गार्राका को उसे गिराने की अनुमति मिल गई है। पुराने घोस्टबस्टर्स को एहसास हुआ कि चूंकि गार्राका ने सभी भूतों को मुक्त कर दिया है, इसलिए रोकथाम इकाई अब खाली है। वे इसे सक्रिय करने के लिए बेसमेंट की ओर दौड़ते हैं और एक साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद। गार्राका को इकाई में खींच लिया जाता है और रोशनी हरी हो जाती है, जिससे पुष्टि होती है कि बुरे आदमी को सफलतापूर्वक सील कर दिया गया है। इसके बाद मेलोडी फोएबे को अपना माचिस देती है और अलविदा कहती है, अंततः आगे बढ़ने से पहले। टीम बाहर आती है और पाती है कि सारी बर्फ पिघल गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्क उन्हें फिर से डांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी स्थानीय लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं और पर्क के पास साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे घोस्टबस्टर्स को अभी काम करने की अनुमति मिल गई है। अब गर्राका द्वारा छोड़े गए सभी भूत शहर में खुले हैं, इसलिए टीम सफाई शुरू करने के लिए वापस कार्रवाई में जुट गई है। बाहर जाते समय फीबी ने पहली बार गैरी को डेड कहा। कुछ समय बाद जब एक ट्रक चालक गैस स्टेशन पर रुकता है तो मार्शमेलो पुरुष मौके का फायदा उठाकर उसका वाहन चुरा लेते हैं।